नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब मौसम का लुत्फ बड़े ही मजे से उठा रहे होंगे। तो चलिए फिर आपके इस मजे को एक बार फिर से दोगुना करते हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के साथ। वैसे आज जिस घटना से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं उसे विश्व के कठिन माने जाने वाले वैज्ञानिक अभियानों में गिना जाता है। बात वर्ष 1907 से वर्ष 1909 के दौर की है, जब आज ही के दिन वर्ष 1909 में निमरॉड अभियान के तहत अंटार्कटिक के मैग्नेटिक साउथ पोल की खोज की गई थी। इसके पहले के 3 अभियानों को अर्नेस्ट शैकल्टन द्वारा पूरा किया गया था। वैसे अंटार्कटिक पर किए गए इन सभी अभियानों का मकसद साउथ पोल यानी इसके दक्षिणी ध्रुव की भौगोलिक और वैज्ञानिक गतिविधियों को जानना व समझना था, ताकि धरती के रहस्यों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्र की जा सके। हालांकि अर्नेस्ट शैकल्टन द्वारा शुरू किया गया ये अभियान किसी कारणवश पूरा नहीं हो सका था, लेकिन फिर भी उनका दल पोल से करीब 180.6 किलोमीटर पहले तक पहुंचने में कामयाब रहा था। उस वक्त ये दूरी साउथ पोल के लिए तय की गई दूरियों में सबसे अधिक थी। वैसे दोस्तों, इस तरह के अभियानों में आर्थिक सहायता भी बहुत जरूरी होती है, ताकि इस दुर्गम रास्ते को पूरा करने के लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध हो सके। आज स्थिति बदल गई है, लेकिन उस वक्त जब ये अभियान शुरू हुआ था, इसे किसी भी प्रकार का सरकारी व निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त नहीं था, जिस कारण अर्नेस्ट शैकल्टन को बहुत सी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर भी पीछे न हटते हुए उन्होंने कम अनुभवी दल के साथ अपनी तैयारियां पूरी की और निमरॉड जहाज का चुनाव किया। इस जहाज का आकार वर्ष 1901 से वर्ष 1904 के बीच रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट द्वारा इस्तेमाल किए गए शिप डिस्कवरी अभियान में इस्तेमाल हुए जहाज के मात्र आधे के बराबर था। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपके इरादे मजबूत हों तो मंजिलें खुद ब खुद अपना रास्ता तैयार कर लेती हैं। कई बार शैकल्टन के निमरॉड अभियान को 6 साल पहले किए गए स्कॉट के अभियान से छोटा बताया जाता है, लेकिन इस दौरान मिली उपलब्धियां उससे कई गुना बड़ी थीं और इन्हीं की वजह से अर्नेस्ट शैकल्टन को लोगों ने अंटार्कटिक का हीरो माना है। उन्होंने न सिर्फ मैग्नेटिक साउथ पोल की खोज की, बल्कि भविष्य के बहुत से अभियानों की नींव भी रखी। Like Ernest Shackleton, this frozen realm at the bottom of the world became an obsession. I felt strangely drawn to the mysterious south. I vowed to myself that someday I would go to the region of ice and snow and go on and on till I came to one of the poles of the earth, the end of the axis upon which this great round ball turns. He set his sights on a new dream. To be the first explorer to cross the entire Antarctic continent on foot. इस अभियान से वापस आने पर शैकल्टन ने सबसे पहले रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और बहुत से नागरिक सम्मान भी हासिल किए। शैकल्टन को इन सम्मानों और अपनी उपलब्धियों से काफी हद तक आर्थिक मदद मिली, जिसका उपयोग उन्होंने अपने शोध को जारी रखते हुए किया। इनके द्वारा साउथ पोल के खोजे जाने के 3 साल बाद अमंडसन ने वहां तक पहुंचकर एक नया मुकाम हासिल किया, लेकिन इन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि अंटार्कटिक को जानने के बारे में जब कभी भी चर्चा होगी तो उसमें शैकल्टन का नाम सबसे ऊपर आएगा। आज हमारी टीम भी शैकल्टन और उनके हौसले को सलाम करती है, जिसके जरिए उन्होंने बिना किसी सहयोग के भी विज्ञान जगत को अपने हौसलों और कार्यों से समृद्ध किया, साथ ही अंटार्कटिक में भविष्य के अभियानों की राह प्रशस्त की।
ओमकार प्रसाद नैयर या ओपी नैयर, जिनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1926 में पाकिस्तान के लाहौर शहर में हुआ था। नैयर साहब एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। ओपी नैयर जी ने जब अपनी युवा अवस्था में कदम रखा, उस समय भारत विभाजन के दर्द से गुजर रहा था। चारों तरफ लोग अपने घर को बचाने की कोशिशों में लगे थे। परिवार को सुरक्षित रखने के मकसद से विभाजन के बाद इनका पूरा परिवार लाहौर से अमृतसर आकर बस गया और फिर यहीं से उनकी प्रतिभा धीरे धीरे निखरना शुरू हुई। वैसे कहा जाता है कि नैयर साहब बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे। छोटी सी उम्र में ही इन्हें गाना गाने का काफी शौक था और फिर उनके इसी शौक ने उन्हें आज के युग का महान संगीतकार बना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि संगीत से अपने प्रेम के कारण इन्होंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और फिर संगीत साधना के लिए वर्ष 1949 में इन्होंने मुंबई आने का निश्चय किया। लाहौर में पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से ब्रॉडकास्ट किया करता था एज ए सिंगर। आई वाज क्वाइट ए पॉपुलर आर्टिस्ट। तो उन दिनों जवानी में जरा कुछ दिखने में ठीक लगता था मैं, तो ख्याल आया कि भाई चलो हीरो वीरो बनेंगे, चल के फिल्मों में कुछ तकदीर आजमाएंगे। तो शाम एक आर्टिस्ट थे जो अपने शशाधार मुखर्जी के पास कई फिल्मों में काम किए, तो मेरे वो लाहौर में दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे मुखर्जी साहब से इंट्रोड्यूस किया कि भाई ये कंपोजर है और सुनिए इनको। तो वो बोले कि इसको म्यूजिक बनाने का शौक है, ट्राई कीजिए। तो मैंने कहा जी साहब पहले म्यूजिक की बाद में करेंगे बात, पहले आप जरा मेरा स्क्रीन टेस्ट लीजिए, मुझको हीरो बनने का शौक है। तो जनाब टेस्ट लिया गया तो देखा कि नहीं यार, वो दिखने में तुम जरा ठीक लगते हो पर स्क्रीन के ऊपर वो बात नहीं है। तो फौरन तर्क कर दिया। म्यूजिक डायरेक्टर का बनने का शौक पैदा हुआ तो मुखर्जी साहब ने मुझे भेज दिया कि भाई जाओ उधर स्टूडियो में तुमको गाना देते हैं, उसकी धुन बनाओ। तो अभी तक मुझे वो गाना याद है, राजा महदी अली खां का लिखा हुआ, बाहें बाहों में पड़कर बालम किसी गले का हार हुई, यह ना किसी से कहना बालम कैसे आंखें चार हुई। इनके हुनर को जल्द ही पहचान मिली और इनकी मुलाकात निर्माता निर्देशक कृष्ण केवल से हुई। केवल जी ने इनके संगीत से प्रभावित होकर अपनी फिल्म कनीज का बैकग्राउंड संगीत इनसे दिलवाया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर सकी, लेकिन नैयर साहब को इंडस्ट्री में पहचान मिलना शुरू हो गई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और अपने एक मित्र के कहने पर नैयर साहब दिल्ली आ गए। यहाँ उनकी मुलाकात निर्माता निर्देशक पांचोली से हुई। पांचोली जी उस समय फिल्म नगीना की शूटिंग में व्यस्त थे। बतौर संगीतकार नैयर जी ने अपने सिने करियर की शुरुआत फिल्म आसमान से की। इस बेवफा जहां में वफा ढूंढते रहे, इस बेवफा जहां में वफा ढूंढते रहे, नादान से किसने होंगे क्या ढूंढते रहे, इस बेवफा जहां में। इसके बाद नैयर जी की कई फिल्में आई, लेकिन उनकी असफलता से मायूस होकर इन्होंने एक बार तो अमृतसर वापस जाने का फैसला कर लिया। पर कहते हैं ना दोस्तों कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, और शायद ऐसा ही कुछ नैयर जी के साथ भी हुआ। वर्ष 1953 में एक दिन अचानक उनकी मुलाकात गीता दत्त से हुई। गीता ने उनकी मेहनत को पहचाना और उन्हें गुरु दत्त से मिलने की सलाह दी। बस फिर क्या था, ये मुलाकात हुई और इंडस्ट्री को एक नई आवाज का सहारा मिला। एक ऐसी आवाज जिसकी तलाश पिछले कई सालों से की जा रही थी। वर्ष 1954 में गुरुदत्त ने नैयर साहब को अपनी फिल्म आर पार का संगीत देने के लिए कहा। किसी को मालूम नहीं था कि ये फिल्म सफलता के नए आयाम रचने वाली है, जिसकी एक बड़ी वजह कहीं न कहीं फिल्म का संगीत भी था। दर्शकों ने इस फिल्म की कहानी के अलावा इसके गानों को भी खूब पसंद किया। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे
बाबूजी धीरे चलना, चार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। यूं खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, चार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। गुरुदत्त के साथ इनकी जोड़ी अब जम चुकी थी। एक के बाद एक इन दोनों ने कई हिट फिल्में दी और एक समय वो आया कि नैयर साहब एक फिल्म के लिए 1 लाख रुपए तक लेने लगे। दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये रकम कम लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि उस दौरान ये रकम किसी भी संगीतकार को नहीं मिलती थी। इस तरह अपने हुनर के दम पर वो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे संगीतकार बन चुके थे। दिलीप कुमार पर फिल्माई गई फिल्म नया दौर ने उस वक्त सफलता के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और नैयर जी के संगीत को बहुत पसंद किया गया। वर्ष 1957 में उनको इस फिल्म के लिए बेस्ट संगीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। रुत प्यार करने की आई, रुत प्यार करने की आई, रुत प्यार करने की आई, प्यार करने की आई, के बेरियों के बेर पक गए, के बेरियों के बेर पक गए जिंद मेरी। कभी डाल इधर भी फेरा, और कभी डाल इधर भी फेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी ये। नैयर जी के साथ गीता दत्त, आशा भोसले और मोहम्मद रफी जैसी जोड़ी को सभी ने खूब पसंद किया। जनता ने शम्मी कपूर के साथ इनकी जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया। उनके गानों की सफलता का आलम यह था कि उस समय के बड़े बड़े स्टार उनके ही संगीत पर नाचना चाहते थे। उस समय की सबसे सफल अभिनेत्री मधुबाला ने ओपीजी के गानों से प्रेरित होकर यहाँ तक कह दिया था कि जो भी नैयर जी को अपनी फिल्म का संगीतकार बनाएगा, मैं उसके लिए फिल्म में कम बजट पर भी काम करूंगी। वैसे इनका जलवा अलग ही था दोस्तों। तभी तो जहां फिल्मों में सबसे पहले स्टार कास्ट का नाम आना चाहिए, इनके संगीत निर्देशन में बनी फिल्मों में सबसे पहले नैयर जी का नाम आता था। उस समय के किसी भी संगीतकार को ऐसा सम्मान प्राप्त नहीं था। अब आप खुद ही इनके संगीत के प्रभाव का अंदाजा लगा सकते हैं। अपने निजी संबंधों के कारण वर्ष 1961 में इनका एक भी गाना फिल्मों में नजर नहीं आया, लेकिन उसके बाद फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से इन्होंने अपनी शानदार वापसी की। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको
नजराना दिल का, नजराना दिल का करूं पेश तुमको, नजराना दिल का, नजराना दिल का के बन जाए कोई अफसाना दिल का। खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी थी, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी थी, मेरी जिंदगी में पलट के न आए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, बहुत शुक्रिया। अपने सफल सफर को जारी रखते हुए नैयर जी ने फिर वही दिल लाया हूं, मेरे सनम और प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी फिल्मों में अपने अनोखे संगीत से सभी का दिल जीत लिया। लगातार अपनी आवाज का जादू बरकरार रखने वाले इस नायाब व्यक्तित्व को किसी की नजर लग गई और 28 जनवरी 2007 को भारतीय संगीत की दुनिया से दिलों को छूने वाली आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। आज नैयर साहब की जयंती पर उन्हीं के इस मदहोश कर देने वाले गीत के साथ उन्हें तहे दिल से बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड का सलाम। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। आज जिस तेजी से पेड़ों को काटा जा रहा है, जिस रफ्तार से जीव जंतुओं को मारा जा रहा है, उसे देखते हुए वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब पृथ्वी पर प्राकृतिक असंतुलन गहरा हो जाएगा और फिर यहाँ जीवन की रक्षा करना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में प्रयासों को तेज करने की जरूरत है। वैसे अब हम जिनकी बात कर रहे हैं वो भी इतिहास का एक ऐसा नाम है जिन्हें प्रकृति संरक्षक के तौर पर आज भी याद किया जाता है। डियान फॉसे वो नाम है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वन्य जीवों के संरक्षण में बिता दी। खास तौर पर माउंटेन गोरिल्ला जैसी संकटग्रस्त प्रजाति की रक्षा के लिए 16 जनवरी 1932 को जन्मी फॉसे सैन फ्रांसिस्को अमेरिका की रहने वाली थी। फॉसे को बचपन से ही पशुओं के प्रति एक विशेष लगाव था। वैसे उनके बारे में एक बात और है जो उन्हें दूसरे जीव वैज्ञानिकों से थोड़ा अलग बनाती है। दरअसल फॉसे एक बहुत अच्छी घुड़सवार भी थी। इन्होंने सेंट जोन्स स्टेट कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद कई महीनों तक कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में बतौर इंटर्न काम भी किया था। वर्ष 1955 में फॉसे लुइसविल केंटकी आ गई, जहां इन्होंने कॉसेयर क्रिपल्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के थेरेपी डिपार्टमेंट में बतौर डायरेक्टर काम किया। वो यहाँ काम तो कर रही थी, लेकिन उनका मन इस काम से थक चुका था। उनको हर पल ऐसा लगता था कि उन्हें दुनिया की दूसरी जगहों को भी देखना चाहिए, खास तौर पर अफ्रीका को। उन्होंने अफ्रीका के बारे में पहले भी काफी कुछ सुना था। बस फिर क्या था, उन्होंने सोच लिया था कुछ अलग करने और नई दुनिया को जानने के बारे में। वर्ष 1963 को वो दिन भी आ ही गया जब उन्होंने अफ्रीका के लिए अपनी उड़ान भरी। फॉसे को अफ्रीकी महाद्वीप ऐसा पसंद आया कि इसके बाद उन्होंने केन्या, तंजानिया, जिम्बाब्वे और कॉन्गो जैसे बहुत से अफ्रीकी देशों की यात्राएं की। पर दोस्तों, उन्हें अपने इस फैसले के लिए कई बार बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी।
यहाँ तक कि उन्होंने इसके लिए अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी को खर्च कर दिया और इसके बाद घूमने के इस शौक की वजह से उन पर बैंकों द्वारा लिए गए कर्ज का बोझ भी बढ़ता चला गया। अपने इसी अफ्रीकी दौरे में उनकी मुलाकात जीवाश्म विज्ञानी मैरी लीके और उनके पति पुरातत्व विज्ञानी लुइस लीके से हुई और फिर इस मुलाकात ने उन्हें वहां तक पहुंचाया जहां से उन्हें अपनी जिंदगी का असली मकसद मिल गया। Just like all of us, Leakey probably thought, okay, this person really wants to do this, and that's one of the best criteria for success. If someone really wants to do it and they're going to be facing great hardship, they might succeed. दरअसल इसके बाद उनकी मुलाकात जॉन रूट और एलन रूट से हुई। ये दोनों ही शख्स जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे और उस समय गोरिल्ला के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। इस रूट दंपत्ति ने फॉसे से मिलने के बाद उन्हें भी अपने साथ चलने का आग्रह किया और फिर तीनों वन्य जीव प्रेमी निकल पड़े एक बड़े नर वानर की खोज में। डियान फॉसे इस काम के प्रति इतनी मोहित हो गईं कि फिर ताउम्र उन्होंने इसे ही अपना पेशा बना लिया। नर वानर के साथ बिताए गए अपने समय और अनुभवों को उन्होंने वर्ष 1983 में अपनी आत्मकथा गोरिल्लाज इन द मिस्ट में विस्तार से लिखा है। The first time I saw gorillas, I was about 150 feet away from. He was very curious and always very anxious to come forward and investigate things like the cameras, thermoses, notebooks or gloves. वैसे दोस्तों, सही मायनों में डियान फॉसे के इस सफर की शुरुआत वर्ष 1966 में केंटकी से हुई थी, जहां पर लुइस लीके उनके साथ एक व्याख्यान दे रहे थे और वहीं पर उन्होंने डियान फॉसे को विलुप्त हो रहे गोरिल्ला पर लॉन्ग टर्म स्टडी के लिए आमंत्रित किया था। डियान ने इस ऑफर को तुरंत स्वीकार कर लिया और इसके बाद से वो तब तक कांगो में रही जब तक कि सिविल वॉर शुरू नहीं हुआ, क्योंकि इस वॉर के शुरू होने के बाद उनको रवांडा आना पड़ा। I decided to establish my study camp at the altitude of 10,000 feet, as far away from human encroachment as I could get it, and yet close enough to one of the mountains on which I found a substantial number of gorillas. यहाँ आकर वर्ष 1967 में फॉसे ने कैरी सोक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। ये संस्था गोरिल्ला और दूसरी प्रजातियों पर अध्ययन के साथ साथ उनके संरक्षण की दिशा में कार्य करती है। रवांडा में भी उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों पर रहने वाले गोरिल्ला पर अपनी रिसर्च जारी रखी और साथ ही इस शोध के आधार पर वर्ष 1976 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी भी पूरी की। फॉसे को विश्व के एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है जिन्होंने हमेशा संकटग्रस्त प्रजाति वाले माउंटेन गोरिल्ला के संरक्षण की दिशा में कार्य किया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन जानवरों की रक्षा करने में बिता दी और यहाँ तक कि इनके लिए मौत को भी गले लगा लिया। दरअसल इनके प्रयासों से परेशान लोगों ने रवांडा के जंगल में इनकी हत्या कर दी। आज भी उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हुए डियान फॉसे गोरिल्ला फंड इंटरनेशनल कार्यरत है और युगांडा के जंगलों में गोरिल्ला व उसकी दूसरी प्रजातियों की रक्षा के लिए तत्पर है। आज समस्त पर्यावरण हितैषियों के साथ साथ हमारी पूरी टीम की ओर से डियान फॉसे को उनके योगदानों के लिए तहे दिल से सलाम। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,